चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य में रहा। इनका इतिहास पुरातत्व, साहित्य एवं विदेशी विवरण पर आधारित है। इतिहासकारों के अनेक मतभेदों के बाद जो तर्कपूर्ण रहा, उसे ऐतिहासिक स्वीकृति दी गई। जन्म के विषय में बौद्ध ग्रंथ को इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौरी नगर के प्रमुख थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पाटलिपुत्र आ गई। यहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को दे दिए गए तथा गौशाला में गोपालक के पुत्र के साथ चंद्रगुप्त का लालन पालन हुआ। इसके बाद एक शिकारी ने चंद्रगुप्त को अपनाया। यहाँ वह अपनी प्रतिभा के कारण अपने समतुल्य बालकों में श्रेष्ठ हो गया। एक दिन जब वह राजकीलम खेल खेल रहे थे तो गुजरते हुए चाणक्य की नज़र उन पर पड़ी और उसने चंद्रगुप्त की योग्यता को परख लिया। चाणक्य स्वयं उस समय मगध के राजा धनानंद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक वीर योद्धा की तलाश कर रहा था एवं इस बालक में उसे भविष्य का वह योद्धा नजर आया तथा उसने 1000 करसापड़ देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। उस समय चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। उसने चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं में पारंगत किया। चंद्रगुप्त उस कालखंड में सिकंदर से भी मिला था। इतिहासकार मानते हैं यह मुलाकात अच्छी नहीं रही। दोनों ही महत्वाकांक्षी एवं वीर थे, इसलिए शायद अहंकार अड़े आ गया। हालांकि यह मुलाकात चंद्रगुप्त की सैनिक शिक्षा से जुड़ी थी। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने सिंध एवं पंजाब पर विजय हासिल की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त एवं चाणक्य मगध में धनानंद से युद्ध को निकल पड़े। दुर्भाग्यवश इतिहासकारों को इस युद्ध को लेकर ज़्यादा ठोस साक्ष्य नहीं मिले, पर सभी का मत यह रहा कि यह युद्ध बड़ा ही रक्तरंजित एवं भयंकर रहा होगा तथा इस विनाशक युद्ध एवं धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बना। बाद में उसने सिकंदर के विजित राज्यों को भी अपने में मिला लिया, जिसमें सिकंदर के पूर्वी प्रदेश के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने पराजित कर उससे समझौता किया एवं सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह भी किया। सेल्यूकस का एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, जिसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकार धीरे धीरे चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि चंद्रगुप्त 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला एवं उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। इतिहासकार लिखते हैं चंद्रगुप्त की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। वह पूरे दिन आराम नहीं करता था तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए वह पूरे दिन राजसभा में बैठा रहता था। जब उसके आराम का समय रहता था तब भी वह जनता की शिकायतें सुनता था। अपने बाल झाड़ने व संवारने के समय भी उसे जनता के कार्यों से छुट्टी नहीं थी। वो अपनी जनता के लिए पूर्णतया समर्पित था। चंद्रगुप्त मुख्यतः राजधानी के विशाल राजप्रसाद में रहता था। उसकी राजसभा ऐश्वर्य एवं शानो शौकत से परिपूर्ण होती थी। वह सदैव सशस्त्र अंगरक्षकों के बीच रहता था। राजमहल से बाहर निकलने पर सशस्त्र सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए मार्ग में तैनात रहते थे। उसके प्रशासन में न्याय व्यवस्था में दोषी को कैद के साथ साथ कोड़े मारना, अंग भंग करना तथा मृत्युदंड भी था एवं जिस अपराधों में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ जल, अग्नि तथा विष द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। मेगास्थनीज कहता है, दंडों की कठोरता के कारण चंद्रगुप्त के समय अपराध प्राय नहीं होते थे। लोग घरों को असुरक्षित छोड़ दिया करते थे तथा वे कोई लिखित समझौता भी नहीं करते थे। कानून की शरण लोग बहुत कम लेते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा संभवतः 800 रथ थे। कृषकों के बाद सैनिक ही जनसंख्या में ज़्यादा थे। सैनिकों का स्तर काफ़ी अच्छा था। जनता के लिए चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण कार्यों में विशाल राजमार्गों का निर्माण, सिंचाई की सुविधा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए औषधालय तथा विद्यालय का निर्माण राज्यों की ओर से किया गया। राजअनाथों एवं मृत सैनिकों के परिवारों की भरण पोषण की भी अच्छी व्यवस्था करता था। शासन व्यवस्था में दोषों को अगर देखा जाए तो जनता की स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई। गुप्तचरों के जाल से जनता तनाव में रहती थी। राज्य जनता के निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। चंद्रगुप्त का मूल्यांकन करें
तो वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक था। वह भारत का प्रथम महान सम्राट था जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक स्वरूप दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। उसने स्थिति से निपटने के लिए बहुत कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। अंत में वह अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर श्रवणबेलगोला मैसूर में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईस्वी पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया।